गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चर्चा हम पिछले कर चुके थे। आज हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पहला चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड के इस क्रम में आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसका हिंदी होता है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा था इसके पहले किस प्रकार पृथ्वी क्षेत्र होता है, 11th में आप देख चुके हैं, और किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक उसी तरह आपका वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे स्थिर वैद्युतिकी। आपने आवेश में दो प्रकार के बलों को देखा था। जब आवेश स्थिर होते हैं तो उसके चारों ओर वैद्युत बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत बल उत्पन्न होता है। लेकिन जब गतिमान आवेश होते हैं, जब आवेश चलते हैं, तो उस स्थिति में उसके चारों ओर आपका वैद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। यानी गतिमान आवेश में वैद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जबकि आपका स्थिर आवेश में सिर्फ वैद्युत बल उत्पन्न होता है। तो यहां आपका जो चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, जिस प्रकार चुंबक में आप लोगों ने देखा है, चुंबक के चारों ओर अगर हम चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर अपनी दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम चुंबक के चारों ओर उस सुई को चलाते रहें तो अनेक प्रकार की बल रेखाओं का निर्माण होता है। वह वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव होता है, अर्थात जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित की जा सकती हैं। हम साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चुंबकीय सुई को अगर चलाते जाते हैं तो वह चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होता है। और जब चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण जो होता है, जहां तक ये निर्माण संभव होता है, वह आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, उस क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित खींची गई रेखाएं जो है वह चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक चुंबक है, ये आपका कोई मैग्नेट है, इस तरह से ये आपका मैग्नेट है। अब ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। तो इस प्रकार अगर आप इस सुई को चलाते हैं तो इस प्रकार ये रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की चुंबकीय बल रेखाओं को यह चारों तरफ प्रदर्शित करता है। इसी तरह से चुंबकीय बल रेखाओं को अगर हम चलाते जाते हैं तो इस प्रकार ये प्रदर्शित करता है। इस तरह से
इसकी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से प्रदर्शित होती हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव होता है, इस प्रकार ये जो खींची गई रेखाएं हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। और जहां तक इन बल रेखाओं को खींचा जाना संभव होता है वह क्षेत्र जो है वह इस चुंबक के चारों ओर का क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में एक चालक है, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अगर हम किसी बैटरी अथवा विद्युत से कांटेक्ट कर दें और इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह करें, इसको किसी बैटरी अथवा चालक से बैटरी अथवा विद्युत से कनेक्ट कर दें और इसमें धारा प्रवाहित करें, तो आप देखेंगे कि जैसे इसमें धारा का प्रवाह होगा वैसे आवेश जो होंगे वो क्या होंगे, गतिमान होंगे। आवेश आपके गतिमान होंगे क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा जो है वह वास्तव में इसमें चलने वाले इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम आवेश होता है। तो आवेशों के विपरीत दिशा, यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी उस स्थिति में जब धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो इसके आवेश जो होते हैं वह गतिमान होते हैं। इसलिए इस चालक को उस स्थिति में क्या कहते हैं, कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक, कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब यह है धारावाही चालक। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका है। तो हम आपको एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ओरस्टेड ने प्रयोग किया। क्या किया, जैसे मान लीजिए आपका एक कोई छड़ है, ये कोई कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका कोई कैरिंग कंडक्टर है बच्चों। इस कैरिंग कंडक्टर का हम नाम लिखते हैं AB। एक कोई आपका कैरिंग कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर से वायर के माध्यम से हम एक बैटरी से संबद्ध कर देते हैं, एक बैटरी से इसको संबद्ध कर देते हैं। इस तरफ आपका पॉजिटिव है, इस तरफ आपका नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपकी धारा का प्रवाह जब इसमें होता है तो ये जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर में धारा बहने के कारण आवेश गतिमान हो जाते हैं। और जब किसी कैरिंग कंडक्टर में यानी धारावाही चालक में, ये चालक था, जब इसमें धारा का प्रवाह होने लगा तो ये क्या हो गया, धारावाही चालक हो गया। यानी इसको हम कैरिंग कंडक्टर के नाम से बोलते हैं। उस स्थिति में इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका व्यवहार ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक चुंबक का व्यवहार होता है। अगर हम इसके पास में एक सुई ले आए, चुंबकीय सुई ले आए, तो ये आपका साउथ डायरेक्शन को शो करता है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है बच्चों। ये आपकी चुंबकीय सुई सदैव जो है इसके पास में, कैरिंग कंडक्टर के पास में सदैव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर ठहरती है। अब यही प्रक्रिया अगर हम उलट दें, जैसे मान लीजिए अब बैटरी का ऋण सिरा को हम इस साइड में रख देते हैं, उलट देते हैं, इसकी ध्रुवता को चेंज कर देते हैं। इसकी पोलैरिटी जब चेंज हो जाएगी बच्चों, आपका कैरिंग कंडक्टर AB वही है, आपका कैरिंग कंडक्टर चेंज नहीं हुआ है। इसकी पोलैरिटी को हमने बदल दिया है, बैटरी के
सिरों को बदल दिया है, इधर प्लस कर दिया है, इधर माइनस कर दिया। अब वैद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगी। ये आपका कैरिंग कंडक्टर आपका ए बी ही है। अब धारा जब इधर से इधर प्रभावित होगी तो उससे क्या होता है, जैसे ही हम चुंबकीय सुई को यहां रखेंगे, ठीक उसी तरह की चुंबकीय सुई, वही चुंबकीय सुई, तो आप देखेंगे उस स्थिति में इस साइड में आपका साउथ बताएगा, इस साइड में आपका नॉर्थ बताएगा। क्षण आपका ए वाला सिरा इधर ही रहे, बी वाला सिरा इधर ही रहेगा। केवल धारा का प्रवाह बदलने से, यानी बैटरी की पोलैरिटी को हम चेंज कर दे रहे हैं, बैटरी की ध्रुवता को चेंज कर दे रहे हैं। पॉजिटिव आपका इस साइड में, नेगेटिव इस साइड में कर दे रहे हैं, तो धारा का प्रवाह अपोजिट डायरेक्शन से होने लगता है। तो ये आपका चुंबकीय सुई अगर इसके सामने ले जाते हैं तो ये साउथ से नॉर्थ बनाता है, यानी इसकी जो पोलैरिटी होती है, जो आपकी चुंबकीय सुई की पोलैरिटी होती है, वह आपकी परिवर्तित हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तव में किसी धारावाही चालक, धारावाही चालक क्या होगा, अगर किसी चालक में हम धारा को प्रवाहित करें तो उसके आवेश जो होते हैं वो गतिमान हो जाते हैं, वह धारावाही चालक कहलाता है। तो उस धारावाही चालक में क्या होता है, उस धारावाही चालक में आपका ठीक उसी तरह का व्यवहार होता है, उसके ठीक उसी तरह का व्यवहार होता है जिस प्रकार से एक चुंबक का व्यवहार होता है। उसके चारों ओर उसी तरह का क्षेत्र स्थापित होता है जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी कैरिंग कंडक्टर यानी किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर का क्षेत्र वह वास्तव में आपका क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इस कैरिंग कंडक्टर में जो आपका बल लगता है उस बल को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। इसमें आपका वैद्युत चुंबकीय बल लगता है, केवल ना तो वैद्युत लगता है न केवल आपका चुंबकीय लगता है, यानी इसमें जो बल लगता है उसको हम वैद्युत चुंबकीय कहते हैं। और इस पार्ट को जिसमें वैद्युत के भी गुण हैं, जिसमें आपका चुंबक का भी गुण आता है, क्योंकि वह वैद्युत के कारण ही चुंबक का गुण आता है। अगर इसमें धारा का प्रवाह न किया जाए तो इसमें चुंबक का गुण नहीं आएगा। इसलिए इस पूरे पार्ट को हम वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तथा ऐसे धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है वह जिस बल के कारण होता है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र लगता है, वह जो बल उत्पन्न होता है वह केवल चुंबकीय बल नहीं कहलाता बल्कि वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आपको बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है बायो-सैवर्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा किसी धारावाही चालक की, किसी धारावाही चालक की, हमने मान लिया एक अनंत लंबाई का एक कोई धारावाही चालक है, किसी धारावाही चालक के किसी खंड में, एक हमने छोटा सा खंड ले लिया है, एक खंड है आपका ए बी, या इसका नाम हम और कुछ लिखते हैं ई। एक छोटा सा खंड लिया है जिसकी लंबाई हम मान ले रहे हैं dl है, इसकी लंबाई क्या है dl। किसी धारावाही चालक के एक छोटे से खंड में बहने वाली धारा, किसी धारावाही चालक के छोटे से खंड में बहने वाली अगर कोई धारा है तो इसके चारों ओर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह चुंबकीय क्षेत्र इसमें बहने वाली धारा तथा चालक खंड के लंबाई एवं जिस बिंदु पर इसकी तीव्रता निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस धारावाही खंड के कारण इस बिंदु पर जो इसकी तीव्रता है वह क्या है dB है, इसके कारण जो तीव्रता है वो dB है।
और यहां से जो दूरी है वार है, और यहां से जो आपका अंतरित कोण है वह थीटा है। तो किसी धारावाही चालक के किसी खंड में बहने वाली धारा से उसके चारों ओर उत्पन्न किसी बिंदु पर, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर धारावाही चालक में बहने वाली धारा, धारावाही चालक खंड की लंबाई तथा इससे जो झुकाव होता है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उस बिंदु के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात बच्चों ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा खंड डीएल है, यदि छोटे से खंड डीएल में बहने वाली धारा आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड से आर दूरी पर स्थित बिंदु P की तीव्रता dB हो तो dB हो तो ये आपका हो जाएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू I। पहला समीकरण dB इज प्रोपोर्शनल टू DL। दूसरा समीकरण dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये आपका तीसरा समीकरण तथा dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपका चौथा समीकरण। ये चार समीकरण आपके स्थापित हो जाएंगे। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ये 1, 2, 3, 4 जो आपको समीकरण प्राप्त है बच्चों, इसके द्वारा अगर आप इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनल मार्क को हम इक्वालिटी के मार्क में चेंज करेंगे तो μ0/4π का गुणा करना पड़ता है I dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है बच्चों, जहां ये आपका μ0/4π बराबर होता है 10 गुणित -7, है ना। ये 10 गुणित -7 इसका मान होता है वेबर मीटर, वेबर ये आपका वेबर मीटर प्रति एम्पियर कर सकते हैं। ये आपका मात्रक होता है। तो ये आपका एक अनिष्ट फार्मूला बन जाता है। अब इस फार्मूले का हम प्रयोग करके बहुत से सूत्रों को हल करेंगे, है ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी का प्रयोग करके हम बहुत से समस्याओं को समाधान करेंगे। तो आगे हम एक आपका बहुत अच्छा डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, उसको आप लेंगे, बायो-सैवर्ट के नियम का हम प्रयोग करके ही करेंगे। तो उसको आप लोग देखेंगे। बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और जहां तक मुझे लगता है इस साल इसके आने की प्रबल संभावनाएं मेरे द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है। ये है आपका परिमित लंबाई
के ऋजुरेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आइए बच्चों हम इसको देखते हैं। परिमित लंबाई के ऋजुरेखिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैरिंग कंडक्टर ऑफ फिल्म लेंथ। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको पहले देखते हैं। ये आपका कोई फिनिट लंबाई का CD, लेट अस CD be a carrying conductor whose lengths are finite. ओके, यहां पर ये आप देख रहे हैं CD जो आपका परिमित लंबाई का एक कैरिंग कंडक्टर है। यहां से R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर ये आपका कोई बिंदु P है, जहां पर हमें इस परिमित लंबाई के धारावाही चालक यानी कैरिंग कंडक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वास्तव में बिंदु P जो है ये D के साथ और C के साथ इसके जो झुकाव हैं वह झुकाव आपको दिए गए हैं। ये आपका φ1 है, ये आपका φ2 है, ये आपका φ2 है, ये आपका φ1 है, φ2 है। इसमें एक छोटा सा सेगमेंट है EF, EF एक छोटा सा सेगमेंट है। इस सेगमेंट के कारण, इस छोटे से सेगमेंट के कारण बिंदु P पर जो आपका ये अंतरित कोण है वो क्या है? D फाई। ये आपका φ2 है, ये आपका D फाई है और इस DL इसका लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो DL है। इसके साथ एक कोण जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है। ठीक है बच्चों, और यहां से हम इसको PQ मान ले रहे हैं। यहां से इसकी जो लेंथ है यानी दूरी है उसको हम x मान ले रहे हैं। सपोज दिस विल बी x। अब यहां से इस पर हम लंब डाल देते हैं। ये आपका EF, यहां से कोई लंब डाल देते हैं। मान लीजिए ये लंब आपका R है। ठीक है बच्चों, तो इस फंक्शन को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये परिमित लंबाई का CD एक कैरिंग कंडक्टर है जिससे R दूरी पर कोई स्थित बिंदु P है, जहां हमें क्या निकालना है? इस परिमित कंडक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें इस बिंदु से यह R दूरी पर है। अब यह वास्तव में दोनों सिरों यानी C और D से इस पर अंतरित कोण φ1 और क्या है? φ2 है। इसमें परिमित लंबाई में से एक छोटा सा खंड ले लेते हैं EF, जिसकी लंबाई DL है। इसके द्वारा ये बिंदु P पर जो अंतरित कोण है वो क्या है? D फाई है। यहां से हमने लंब डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? आपका ER हो गया। वास्तव में यह थीटा कोण अंतरित करता है और यहां से इसकी दूरी क्या है? x। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा है। माना परिमित लंबाई के चालक CD की CD में
I धारा प्रवाहित हो रही है जिसके छोटे से खंड EF, एक छोटे से खंड DL के कारण P पर तीव्रता dB हो, तो बच्चों आप लोग बताएंगे हमें बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों? अब इसके साथ ये जो छोटा सा खंड है यह P पर तीव्रता निकालनी है, यहां से इसकी दूरी कितनी है? F है। तो ये dB बराबर होता है μ0/4 I dl sin थीटा अपान x स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहां से वास्तव में इस चालक खंड से इस बिंदु P की दूरी क्या है? x स्क्वायर है। ये आपका पहला समीकरण हो गया बच्चों। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, अब इसके लिए हमें और भी काम करने हैं। देखिए, यदि ये कोण, इस कोण की बात हम कर रहे हैं, अगर ये कोण फाई हो तो त्रिभुज PQE में क्या होगा? त्रिभुज PQE में आप ये फाई रखते हैं, ये आपका 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है, इसके सामने की भुजा आधार है, तो ये cos थीटा बराबर हो जाएगा, आपका R/x। यहां से हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा? R/cos थीटा। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम एक त्रिभुज का चयन यहां से करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ERF, त्रिभुज ERF में क्या है बच्चों? ए आपके सामने की भुजा लंब है, तो ये हो जाएगी आपकी साइन थीटा बराबर ER/dl। यहां से ER इक्वल टू क्या हो जाएगा? dl साइन थीटा। ये आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा बच्चों। जरा आप त्रिभुज ERP की तरफ देखें, त्रिभुज PRE में ये आपका 90 अंश है, ये आपका कोण d फाई है, इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, तो साइन d फाई बराबर हो जाएगा ER/x। आपको ये पता है कि जब कोण का मान बहुत छोटा होता है तो साइन d फाई की जगह हम केवल d फाई लिख सकते हैं। d फाई इक्वल टू हो जाएगा ER/x, यानी यहां से ER इक्वल टू हो जाएगा x इंटू d फाई। अब इस समीकरण 3 और 4 में दोनों तरफ बायां पक्ष बराबर है, तो समीकरण 3 व 4 से क्या आपको मिलेगा? dl साइन थीटा बराबर x इंटू d फाई। ये आपका समीकरण 5 हुआ। समीकरण 5 से जो dl साइन थीटा का मान है बच्चों, वह आप इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 5 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका? ये जो वैल्यू है वह आप इसमें रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा dv इक्वल टू μ0/4 पाई, ये आपका I
यक्स डी फाई अपॉन यक्स स्क्वायर। तो यहां से एक यक्स आपका कट जाएगा, तो लिखोगे dv इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डी फाई बाई यक्स। अब यहां से समीकरण 2 से यक्स का मान अगर इसमें पुट कर दे, समीकरण 2 से रखिए, तो यह हो जाएगा dv इक्वल टू μ0 आई अपॉन 4 पाई यक्स बराबर क्या है आर कास थीटा। तो कास थीटा ऊपर चला जाएगा, कास थीटा अपॉन आर इंटू डी फाई। इट कैन बी राइट dv इक्वल टू हो जाएगा बच्चों μ0 आई अपॉन 4 पाई आर कास थीटा इंटू डी, सॉरी ये कास फाई है बच्चों, यहां पर कास फाई है, हमने गलत से थीटा लिख दिया था, यहां पर हमने छोड़ क्या लिया है, फाई लिया है, इसलिए ऑलरेडी यहां पर फाई रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कास फाई रहेगा, ऑलरेडी यहां हमने एंगल फाई लिया है, तो यहां पर फाई रहेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv फ्रॉम 0 टू b μ0 i अपॉन 4 पाई r फ्रॉम -φ1 टू φ2 cos phi d phi। अब इसका हो जाएगा b 0 टू b μ0 i अपॉन 4 पाई r, ये आपका साइन फाई -φ1 टू φ2, इसको हल करिए, b माइनस 0 μ0 i अपॉन 4 पाई r, ये आपका साइन φ2 माइनस साइन माइनस φ1। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b बराबर μ0 i अपॉन 4 पाई r, इसको हम लिख सकते हैं साइन φ1 पहले हो जाएगा और साइन φ2 बाद में हो जाएगा। तो ये आपका एक अभीष्ट फार्मूला बना बच्चों, इसकी सहायता से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले का डेरिवेशन जो है बहुत संभावित है। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस साल के लिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता हूँ। अपकमिंग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग इसकी तैयारी अवश्य करिए। थैंक यू वेरी मच।